एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और रिक्वेस्टेड टॉपिक कॉलेजियम सिस्टम को एकदम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो इंडिया में एक जज बनने का सफर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होता है, जिसके लिए आपको जुडिशरी की एग्जाम क्लियर करनी होती है। एक बार आपने ये कर लिया तो आपकी पोस्टिंग यहाँ कहीं पर होती है। पर इंडिया में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का सफर एकदम अलग होता है, क्योंकि इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहां जजेस को जजेस ही अपॉइंट करते हैं, जिस सिस्टम को हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इससे पहले इंडिया में सिस्टम कैसे था, ये कोलेजियम सिस्टम कैसे आया, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस, कंट्रोवर्सीज के प्रोज एंड कॉन्स, इन टोटल आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे नए कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से, खुले दिमाग से इस वीडियो को देखिएगा एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब नेचुरली आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि कोलेजियम सिस्टम होता क्या है। तो अगर हम लीगल सेंस से बात करें तो इंडिया में कोलेजियम सिस्टम का मतलब सिंपल है, जजेस अपॉइंटिंग जजेस। अब नॉर्मल मतलब की बात करें तो कोलेजियम मतलब एक ऐसा फोरम या ऐसा पैनल जिसमें बैठने वाले सारे मेंबर्स सेम काम करते हैं, सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सारे मेंबर्स के पास सेम पावर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कोलेजियम सिस्टम की बात करें तो इसमें 5 जजेस का पैनल होता है, जिसमें होते हैं एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 मोर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो इंडिया में किसी भी जज का प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, टर्म एक्सटेंशन, ट्रांसफर, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो ये हुआ सिंपल भाषा में कोलेजियम सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एकदम शुरू से शुरुआत करें और ये बात करें कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता था, तो आपको ना सिर्फ 3-4 इवेंट्स ही समझने हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1771 में इंडिया के गवर्नर जनरल बने। अब अगर हम जनरल नॉलेज की थोड़ी बात करें तो आप ना 2 टर्म सुनते होंगे, कंफ्यूज होते होंगे, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। ये दोनों सेम है क्या, सेम पावर है, डिफरेंट है? तो एकदम सिंपली समझते हैं। 1858 का कट ऑफ डेट लेते हैं। 1858 के पहले इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में था, जो अपने हाईएस्ट अथॉरिटी को गवर्नर जनरल का टाइटल देते थे। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और इंडिया चले गया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंदर, जो अपने हाईएस्ट अथॉरिटी को वाइसरॉय का टाइटल देते थे। तो 1858 का कट ऑफ डेट याद रखिएगा, और जब भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे गवर्नर जनरल यूज करेंगे, और जब भी हम ब्रिटिश क्राउन की बात करेंगे मतलब 1858 के बाद से लेकर 1947 इंडिपेंडेंस तक, तो हम वाइसरॉय टाइटल यूज करेंगे। इसी तरीके से प्री इंडिपेंडेंस के भी बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए। तो अगर आप उन्हें क्रोनोलॉजिकली रेलेवेंस वाइज समझना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप प्री इंडिपेंडेंस कमेंट करेगा एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अब हम हमारे मेन मुद्दे पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1771 में इंडिया के गवर्नर जनरल बने। अब आपको समझ में कि गवर्नर जनरल टाइटल क्यों यूज किया जा रहा है। इन्होंने जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 पास किया, जिसे फर्स्ट लीगल रिफॉर्मेशन प्लान भी कहते हैं, जिसके थ्रू इंडिया में एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम क्रिएट हुआ। इसी टाइम पे ना हिंदू लॉज का कोडिफिकेशन भी हो रहा था। 2 और एक्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके थ्रू कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें थे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 और जजेस। और दूसरा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसके थ्रू 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें थे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर जजेस। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम पे जितने भी हाई कोर्ट्स थे और फेडरल कोर्ट थे, इनके जजेस का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में था। अब एग्जीक्यूटिव वर्ड में मैंने क्यों स्ट्रेस किया, ये हम आगे समझेंगे। मतलब इन जजेस का अपॉइंटमेंट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था, जो मेनली आयरलैंड के या इंग्लैंड के बैरिस्टर्स होते थे, जिनके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होता था। तो ये था प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अच्छी इन डेप्थ लीगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस फ्लैगशिप कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि इस कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन डेप्थ तरीके से वीडियो लेक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेक सपोर्ट मिल जाएगा, रिविजन के लिए फ्लैश कार्ड्स, पीडीएफ्स और फीचर्ड आर्टिकल्स भी मिलेंगे। जैसे इस महीने के जो फीचर्ड आर्टिकल्स होने वाले हैं वो इस कोर्स के सब्सक्राइब बच्चों को फ्री में ही मिलने वाले हैं। साथ ही में असेसमेंट्स होंगे, डिफरेंट टाइप की मॉक टेस्ट होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के जिन सारी चीजों की जरूरत है, वो सारी ही चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। सो इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, डू चेक आउट दिस कोर्स। आपको ये बहुत पसंद आएगा। इस कोर्स की सारी डिटेल्स
आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर कि हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके लिए आजादी के बाद होने वाली घटनाओं पर ध्यान देते हैं। तो पहले देश आजाद हुआ, बनकर रेडी हुआ, उसे पूरे देश में लागू किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट किया गया। तो देश आजाद होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेट होने तक ये बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें फेडरल कोर्ट काम कर रहा था। फेडरल कोर्ट वाज इन ऑपरेशन। इस इंफॉर्मेशन को आप साइड में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये टाइटल क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट जज होते हैं, जो चीफ जज होते हैं, उन्हें ये टाइटल दिया जाता है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस हरिलाल जी कानिया। चलिए जस्टिस कानिया की जर्नी समझते हैं। तो पहले जस्टिस कानिया बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग जज बने। एक्टिंग मतलब तो जब कोई परमानेंट जज छुट्टी पर चले जाए, जैसे ब्रिटेन अगर वो घूमने चले जाए, तो टेम्पररी उनके काम करने के लिए एक्टिंग जज अपॉइंट की जाते हैं। फिर वो बने एडिशनल जज। एडिशनल जज मतलब परमानेंट जज बनने की पहले की पोजीशन। और इसके बाद वो बने बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज, जिस पोजीशन को उन्होंने 13 साल के लिए सर्व किया। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के जो तब के चीफ जस्टिस थे, उनके रिटायरमेंट के बाद लॉजिकली जस्टिस कानिया को ही बॉम्बे हाई कोर्ट का नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना था। पर क्योंकि सर जॉन और जस्टिस कानिया के बीच में अनबन थी, तो अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जस्टिस कानिया का नाम रिकमेंड नहीं किया और सर लेनर्ड स्टोन बन गए बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसके बाद इन्हें फेडरल कोर्ट में अपॉइंट किया गया एक रिटायरिंग जज सर वरदचरियर को रिप्लेस करने के लिए, और ऐसे जस्टिस कानिया बन जाते हैं फेडरल कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। फिर जिस दिन देश आजाद हुआ, मतलब अगस्त 1947 को, फेडरल कोर्ट के देन चीफ जस्टिस जस्टिस पैट्रिक स्पेंस स्टेप डाउन करते हैं और इनकी जगह लेते हैं जस्टिस कानिया, और ये बन जाते हैं सेकंड इंडियन ओरिजिन चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट। पहले कौन थे? सर वरदचरियर, जिनको रिप्लेस करने के लिए जस्टिस कानिया का अपॉइंटमेंट हुआ। तो ये हम बात कर रहे हैं जिस दिन देश आजाद हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, पूरे देश में लागू किया गया था, वही था सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट वर्किंग डे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ 8 जजेस को अपॉइंट किया गया था। और इन 8 जजेस के अपॉइंटमेंट को जस्टिस कानिया और वल्लभ भाई पटेल ने इन्फ्लुएंस किया था। तो ये थी इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टोरी। इंटरेस्टिंग थी ना? और तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर ये जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है, ये जो सीनियोरिटी रूल है, ये आया कहां से? तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसके लिए हम जानेंगे आर्टिकल 124 के बारे में, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात करता है और बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। पर कहीं पर भी इस बारे में बात नहीं की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा। तो जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जस्टिस एच.जे. कानिया, उनकी 1951 में अपना टेन्योर खत्म करने से पहले नींद में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। उनकी अनटाइमली डेथ को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, मतलब जवाहरलाल नेहरू और एमसी सेटलवाल, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमसी छागला को नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना चाहते हैं। जैसे ही ये न्यूज सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को पता चलती है, उन्होंने धमकी दे दी कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सब रिजाइन कर देंगे। और उन्होंने बोला कि इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट का फॉर्मूला सिंपल होना चाहिए, आप सोनली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करो। और ऐसे पतंजलि शास्त्री बन जाते हैं इंडिया के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान देनी है। पहला कि जो सीनियोरिटी का रूल है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं था या फिर ये इंटरप्रिटेशन वाली चीज नहीं थी, ये ऑन स्पॉट बनाया गया था। और दूसरा, ऐसा करने से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का, प्रेसिडेंट का कोई से नहीं होगा, वो सोनली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी अपॉइंट होंगे। और सीनियोरिटी रूल के इस प्रिंसिपल को जवाहरलाल नेहरू ने अपने पूरे टेन्योर फॉलो किया। पर अगर रूल्स इतने सीरियसली फॉलो हो रहे होते तो आज हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते और कोलेजियम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बना होता। तो इंडिया के हिस्ट्री में टोटल 3 बार ऐसा हुआ है जब सीनियोरिटी रूल को फॉलो नहीं किया गया। पहली बार तो जेन्युइन रीजन था, जब जस्टिस इमाम की तबीयत सच में बहुत खराब थी और इसलिए उन्हें सुपरसीड करते हुए जस्टिस गजेंद्र गटकर को इंडिया का नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। जेन्युइन रीजन है। पर 1970s में इंदिरा गांधी के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जानबूझकर 2 बार सीनियोरिटी रूल को फॉलो नहीं किया गया, जिस कारण जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का टसल स्टार्ट हो जाता है। पहली बार ऐसा होता है केशवनंद भारती केस के बाद, जिस केस में हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मिला। तो इस केस को सुनने के लिए 13 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। 7:6 की मेजोरिटी में जजमेंट आता है, जिसमें यह कहा जाता है
कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट आता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी पास नहीं कर सकती, दे हैव टू फॉलो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन आया था जस्टिस एएन रे का, जिन्होंने गवर्नमेंट को फेवर करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए। इस जजमेंट के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करते हुए जस्टिस एएन रे को इंडिया का नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इन तीनों जजेस ने एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट रिजाइन कर दिया, पर इस इंसिडेंट के बाद जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पर सवाल उठने लगे। दूसरी बार होता है इमरजेंसी के टाइम पर, जब बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था और इसी अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट एडीएम जबलपुर का ये लैंडमार्क केस फाइल किया जाता है। 4:1 की मेजोरिटी पे जजमेंट आता है और कोर्ट ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो बिना किसी टेंशन के, बिना जुडिशियल ओवरसाइट के इंडिविजुअल्स को डिटेन कर सकती है। इस केस में जो सोल डिसेंटर होते हैं वो होते हैं जस्टिस एचआर खन्ना, जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर इंडिविजुअल्स का जो राइट टू लाइफ है, ये इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं हो सकता। अब जस्टिस एचआर खन्ना को ही नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना था, पर क्योंकि उनका जो जजमेंट था, भले ही वो माइनॉरिटी जजमेंट था, वो था तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही, तो इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन ने जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करते हुए जस्टिस बेग को बना दिया नेक्स्ट चीफ जस्टिस। जस्टिस एचआर खन्ना ने रिजाइन कर दिया और इतने साल बाद उन्हीं के नेफ्यू जस्टिस संजीव खन्ना बनते हैं 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपने ध्यान दिया कि दोनों ही केसेस में वो जजेस जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जजमेंट दिया, जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट दिया, उन जजेस को छोड़ते हुए उन जजेस को चीफ जस्टिस बनाया गया जिन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया। तो यहां पर ना 2 क्वेश्चन उठते हैं। पहला कि क्या हमारी जुडिशरी सच में इंडिपेंडेंट है या वो एग्जीक्यूटिव की ही एक ब्रांच है, और दूसरा ये कि जजेस के अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के पास या जुडिशरी के पास। और यहां से जजेस के अपॉइंटमेंट के मुद्दे पर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का सिलसिला स्टार्ट होता है और ये एंड होगा और हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा 1st, 2nd, 3rd और 4th जजेस के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि कोलेजियम सिस्टम आखिर आया कहां से। केसेस पर जाने से पहले जरा अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड 2 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 और 270, जो क्या बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे, बाकी अदर जजेस होंगे जितने भी पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करे। अब अलग अलग सालों में पार्लियामेंट ने नंबर इंक्रीज किया है। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 34 जजेस की, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस होंगे उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, जिसके लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी अदर जजेस के साथ कंसल्टेशन करेंगे, और जजेस की रिटायरमेंट एज होगी 65 ईयर्स की। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसल्टेशन का, कि जजेस को अपॉइंटमेंट करते हो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस के साथ कंसल्टेशन करेंगे। पर जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है कि जो रिकमेंडेशन दी जाएगी प्रेसिडेंट को, क्या वो मानना कंपलसरी होगा या नहीं, ये क्लियर नहीं है। तो कोई फॉर्मल सिस्टम अभी तक एस्टैब्लिश नहीं था। इसके बाद 1975 में चलते हैं, जिसमें आती है इमरजेंसी और लेकर आया जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं। एक अमेंडमेंट जिसमें हुआ था वो है आर्टिकल 74। तो 42nd अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 74 की वर्डिंग कहते थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर था कि उन्होंने वो एड एंड एडवाइस मांगी है या नहीं, कुछ कंपलसरी नहीं था। पर 42nd अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 74 की वर्डिंग चेंज कर दी जाते और वो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस मानना कंपलसरी है। तो प्रेसिडेंट पर ये मैंडेटरी कर दिया गया था, कंपलसरी कर दिया गया था कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे उन्हें वो मानना ही पड़ेगा। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आर्टिकल 124 पर, जो ये कहता था कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस के साथ कंसल्टेशन करके डिसीजन लेंगे कि जजेस कौन बनेंगे। अब 74 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके बाद क्या हो जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि इस इंसान को जज बनाओ, तो प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा ही, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए वो कंपलसरी कर दिया गया। तो ऐसे में इस जज का जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल नहीं होगा। अब हम अपने केसेस पर चलते हैं, अब आपको बेटर समझ में आएगा। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां कोलेजियम टॉपिक से रिलेटेड 4 सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो इन चारों ही केसेस से हमको 2 आंसर मिलने वाले हैं। पहला
कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी किसके पास ज्यादा पावर है, और दूसरा कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सही प्रोसीजर क्या होने वाला है। और इसलिए चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसे हम फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। तो ये केस है 1981 का, जब हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर हुआ करती थी। तो काफी लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादा पावर है और जुडिशरी का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। तो लीगल फ्रेटर्निटी के काफी सारे लोगों ने यही क्वेश्चन किया हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर को, जिसमें से जो एक पिटिशनर थे वो थे एसपी गुप्ता, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अटॉर्नी थे। इस केस में भी मेन क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 124 में जो कंसल्टेशन वर्ड यूज किया गया है, क्या इसका मतलब कॉन्करेंस होगा या नहीं। मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट में जो रिकमेंडेशन जजेस देते हैं, क्या वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही। पहला, उन्होंने कहा कि जजेस की अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का से फाइनल होगा। जजेस अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो कंसल्टेशन दे सकते हैं, और उसे मानना है या नहीं मानना है ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। दूसरा, अगर एक हाईकोर्ट जज को किसी दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना है इवन अगेंस्ट हिज विल, तो वो भी किया जा सकता है। तो इस केस में मेन पॉइंट ये निकल के आया कि कंसल्टेशन डज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। फाइनल स्कोर देखें तो जुडिशरी 0 और एग्जीक्यूटिव 1। इसके बाद दूसरा केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो है हमारा सेकंड जजेस केस। तो फर्स्ट जजेस केस के जजमेंट से सेटिस्फाई ना होते हुए लार्जर बेंच से सुनवाई की डिमांड की गई, और तब तक ना इशू नेशनल इंपॉर्टेंस का बन चुका था। तो इस केस को सुनने के लिए 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें मेन क्वेश्चन यही था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन की क्या वैल्यू होगी। मेनली क्वेश्चन क्या हुआ कि कंसल्टेशन वर्ड का मतलब कॉन्करेंस होगा या नहीं। तो 1993 में जजमेंट आता है, जिसमें 7:2 की मेजोरिटी से फर्स्ट जजेस केस की जजमेंट को ओवररूल किया गया, और कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि कंसल्टेशन वर्ड का मतलब कॉन्करेंस होगा। कोर्ट ने ये कहा कि इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि वही बेस्ट पर्सन है कैंडिडेट्स का वर्थ असेस करने के लिए। पर ये जो डिसीजन है सीजीआई अकेले नहीं लेंगे, वो एक ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस के साथ लेंगे, जिसे हम कोलेजियम कहेंगे। तो ध्यान आपको ये रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोलेजियम या कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात नहीं की गई है। 1993 में पहली बार इस केस में कोलेजियम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था जस्टिस पीएन भगवती ने, जिसमें यह कहा गया कि जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के सिलसिले में एक कोलेजियम बनाया जाएगा, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। एक तो होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ होंगे 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो इस केस में जुडिशरी को ज्यादा पावर दी गई। स्कोर हुआ जुडिशरी 1 एग्जीक्यूटिव 1। थर्ड केस पर चलते हैं। इसके बाद है थर्ड जजेस केस। तो देखो, फर्स्ट जजेस केस में क्या कहा गया कि कंसल्टेशन डज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। सेकंड जजेस केस में कहा गया कि कंसल्टेशन इक्वल्स टू कॉन्करेंस। ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा। तो थर्ड जजेस केस में एक बहुत अच्छी चीज हुई, प्रेसिडेंट ने खुद से आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी कि कंसल्टेशन वर्ड का सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा, बता दो। 9 जजेस की बेंच ने इस केस में एक यूनानिमस डिसीजन देते हुए ये कहा कि कंसल्टेशन इक्वल्स टू कॉन्करेंस। सेकंड जजेस के केस का जो जजमेंट था वो सही था, पर कुछ मॉडिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस ऑफर किए। जैसे सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन जो हुआ वो कोलेजियम को एक्सपांड किया गया। तो सेकंड जजेस केस में जिसमें हमको कोलेजियम टर्म मिला, उसमें सिस्टम था 3 जजेस पैनल का, एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। थर्ड जजेस केस ने कोलेजियम को एक्सपांड करते हुए इसे 5 मेंबर पैनल बना दिया, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। तो ये हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम ही फाइनल डिक्लेरेटिव अथॉरिटी होंगे, और द प्रेसिडेंट हैज टू कंकर विद द रिकमेंडेशन, मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस माननी ही पड़ेगी। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन है ना, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ नहीं करना है, आपको प्लुरैलिटी ऑफ जजेस के साथ करना है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट अथॉरिटी पर, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पर सोली एक्ट नहीं कर सकते, उन्हें बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ मिलकर डिसीजन लेना है। तो मानिए कि अगर पैनल में 2 जजेस अलग ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो डिसीजन प्रेसिडेंट तक जाएगा ही नहीं, साथ में मिलकर डिसीजन लेना है। अब इतनी मेहनत करने के बाद कोलेजियम सिस्टम फाइनली आ तो जाता है, पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के कारण काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किस बेसिस पर जजेस को सिलेक्ट किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कभी डिस्क्लोज ही नहीं की जाती, जिस कारण पार्शियलिटी, वेस्टेड इंटरेस्ट, इवन नेपोटिज्म के चार्जेस लगते हैं कोलेजियम के ऊपर। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए और कोलेजियम सिस्टम को जड़ से हटाने के लिए
2014 में वो पास करती है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इंट्रोड्यूस करती है एक नया सिस्टम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसमें होंगे 6 मेंबर्स। कौन कौन? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 और सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन। अभी जो 2 एमिनेंट पर्सन इन्हें कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर इन्हें चूज करने वाले। तो ये था एनजैक का कंसेप्ट। याद आपको क्या रखना है कि जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और कोलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिन्होंने एनजैक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब क्या ये कोशिश सफल हुई? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो है हमारा 4th जजेस केस, इसमें एनजैक की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, जिसमें 4:1 की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और एनजैक को इनवैलिड डिक्लेयर किया। इसका मेन रीजन कहा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये कहा कि जो 2 एमिनेंट पर्सन है इन्हें कौन चूज कर रहा है? सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर। इसमें जुडिशरी का एक इंसान है और एग्जीक्यूटिव का 2, तो इट्स अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और दूसरा रीजन ये दिया कि जजेस को सेलेक्ट करने के लिए सबसे क्वालिफाइड बैचेस जो लोग हैं वो जजेस ही होंगे, ना कि एग्जीक्यूटिव। और इस तरीके से एनजैक को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड और कोलेजियम को सही कहा गया। वैसे आपको पता ही होगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हर साल बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिलीवर करता है, पर कितने जजमेंट्स डिलीवर करता है? एग्जाम्पल की तरह बात करें तो 2018 से 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 5000 जजमेंट्स डिलीवर किए। अब इनमें से वो कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन्हें कंपाइल करते हुए एक नए फॉर्मेट में हमने ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का ये यूनिक कोर्स डिवाइस किया है, जो आपको लॉ स्कूल प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें भी हेल्प करेगा। एंड आई थिंक दैट दिस इज एन आइडियल कोर्स फॉर एनी लॉ स्टूडेंट एंड देयर आर 2 रीजंस फॉर इट। पहला, इस कोर्स में ना आपके बेसिस कवर किए गए, जैसे कि जजमेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, जजमेंट किस फॉर्मेट में डिलीवर किया जाता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, स्टेजेस ऑफ अ क्राइम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अच्छी तरीके से बताया गया है। दूसरा, जो इस कोर्स का यूनिक पार्ट है कि जजमेंट्स पढ़ने के तरीके को लीगल डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे जो मेजर जजमेंट्स है उनको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया गया है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। साथ ही में केस समरीज प्रोवाइड की गई है, सारी ही चीजें दी गई है जो जजमेंट समझने के लिए जरूरी होती है। तो इस नए फॉर्मेट के कोर्स को आप चेकआउट करेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो इस केस में भी पावर जुडिशरी को दी गई, फाइनल स्कोर हुआ जुडिशरी 3 और एग्जीक्यूटिव 1। और इस तरीके से जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में एग्जीक्यूटिव्स को मिनिमल रोल एक्सक्लूड कर दिया गया एकदम से। अगर हम आज की बात करें कि आज के डेट पर कोलेजियम सिस्टम कैसा दिखता है, तो इसमें होते हैं 5 मेंबर्स, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के रिकमेंडेशंस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की रिकमेंडेशंस फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाती है, पहले लॉ मिनिस्टर के थ्रू, फिर वो जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किए जाते हैं और ऐसे होता है अपॉइंटमेंट। अगर हम हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को देखें तो हाई कोर्ट का अपना खुद का कोलेजियम होता है, जिसमें होते हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जो कि नेम्स रेकमेंड करते हैं। ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजी जाती है। क्लियरेंस के बाद ये नेम सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास जाते हैं फॉर अप्रूवल। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फाइनल रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू प्राइम मिनिस्टर तक जाती है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है फॉर अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर ऑफ द स्टेट को भी कंसल्ट करते हैं। देखो, किसी भी कंट्री में, अच्छी से अच्छी कंट्री में, लोगों के बीच में और लोगों और गवर्नमेंट के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ये प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से इम्पार्शियली रिजॉल्व हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारी जुडिशरी, जिसका इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दूसरा, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात करें तो लेजिस्लेटिव विंग्स और एग्जीक्यूटिव विंग्स अपने पावर का मिसयूज ना करे, अब्यूज ना करे, ये भी इंश्योर करती है जुडिशरी। और इसीलिए तो जजेस का इम्पार्शियल रहना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसलिए कोलेजियम सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला हो। अगर कोलेजियम सिस्टम को लेके या इनफैक्ट किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे 3 ईयर एलएलबी करना चाहिए, 5 ईयर एलएलबी करना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, अगर आपको इन टॉपिक्स पर भी डाउट है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, ये वीडियो स्टाइल पसंद आया हो,
तो इसी तरीके के मेरे कुछ कोर्सेज भी हैं जिनके बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा. डू चेक देम आउट. That's it for now. See you in the next class. Bye bye.